So this is a membrane, and membrane-টা পুরোটা এমন ভাবে ভিতরের দিকে fold হয়ে গেছে। Endoplasmic reticulum is continuous with the outer membrane of nucleus. Membrane का कुछ part ऐसे बैग बनाकर प्रोटीन को लेकर फिर एक छोटा सा वेसिकल बना देगा। ER modifies and packages those protein and send it to Golgi body. Protein synthesis ribosome can do it alone. ये कार्बोहाइड्रेट का चेन है। Membranous so कुछ single membranous cell organelle that works in a coordinated way. तो इसका जब फंक्शन होगा एक सेल ऑर्गेनेल का फंक्शन दूसरे सेल ऑर्गेनेल के ऊपर डिपेंडेंट है। So if there is a network of single membranous cell organelles that functions in a coordinated way, so inside eukaryotic cytoplasm, if there are a few single membranous cell organelle, if they are functioning in a coordinated manner, then this is the endomembrane system. तो coordinated manner मतलब suppose ER और just endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum का जो फंक्शन होगा, endoplasmic reticulum का फंक्शन न्यूक्लियस से उसको कुछ सिग्नल चाहिए, and that signal is mainly RNA. तो न्यूक्लियस से एक सिग्नल आ रहा है, signal is a molecule called RNA. RNA से RNA, ये जो RNA सिग्नल है इसको यूज करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ सिंथेसिस करेगा। We'll see that ER can synthesize protein, ER can synthesize lipid. तो ये प्रोटीन लिपिड जो भी सिंथेसिस होगा ER के अंदर, it will pass to Golgi apparatus. तो ER से ER में जो भी सिंथेसिस होगा, whether protein is being synthesized or lipid is synthesized, it will pass to Golgi body. तो ER से पास होगा Golgi body की तरफ, then Golgi body प्रोटीन लिपिड इसको मॉडिफाई करेगा, modification of these molecules and then इसको पैकेज करेगा, पैकेजिंग मॉडिफाई करके पैकेजिंग करके इट फॉर्म सम गोल्गी बॉडी से कुछ मेम्ब्रेनस बैग फॉर्म होगा, इसको हम लोग कहेंगे वेसिकल्स। किसका वेसिकल? गोल्गी बॉडी का वेसिकल।
So you are calling it Golgian vesicle. So न्यूक्लियस से आरएनए एक सिग्नल लेकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस करके इसको पास कर रहा है गोल्गी बॉडी तक। गोल्गी बॉडी प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करके पैकेजिंग कर रहा है। पैकेट करके इसको एक मेम्ब्रेनस बैग में डालकर दे आर सेंडिंग इट टू फॉर्म लाइसोसोम। ये लाइसोसोम बना सकते हैं। तो लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी से ही लाइसोसोम बनेगा। सो फॉर्मेशन ऑफ, तो गोल्गी बॉडी से कुछ बैग वेसिकल्स इट कैन गो एंड फॉर्म लाइसोसोम। और क्या हो सकता है? इट कैन डायरेक्टली फॉर्म वैक्यूल। लाइसोसोम ना बना के ये डायरेक्टली कुछ स्टोरेज हाउस की तरह इसमें कुछ स्टोर करके ये एक वैक्यूल बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल डायरेक्टली फ्रॉम दिस गोल्गी का जो बैग है, मेम्ब्रेनस बैग, वेसिकल्स। या फिर इस बैग को लेकर सेल के बाहर रिलीज कर सकते हैं। दैट मीन्स सिक्रीशन। सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस। तो अगर कोई सेल कुछ प्रोटीन सिक्रीट कर रहा है उसको भी गोल्गी बॉडी को यूज करना पड़ेगा। सो सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस। तो यहां पर हमने चार सेल ऑर्गेनेल, वन हो गया एंडोप्लाज्मिक। देखो, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, अगर डबल मेम्ब्रेनस होता तो न्यूक्लियस को भी ले लेते, बट न्यूक्लियस तो डबल मेम्ब्रेन है तो इसको छोड़ दिया। सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल ये एक हो गया, दिस इज अनदर टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर। ये चारों सेल ऑर्गेनेल एक के साथ एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। सो इट फॉर्म्स ए सिस्टम कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। So endomembrane system is composed of ER, Golgi apparatus, lysosome, vacuole. बट वैक्यूल हर जगह पर नहीं होता। वैक्यूल मेनली इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। सो एनिमल सेल्स में वैक्यूल नहीं फॉर्म हो रहा है। सो ये तीन जो सेल ऑर्गेनेल है, दीज आर कॉमन इन प्लांट और इन एनिमल। इसलिए इस तीन सेल ऑर्गेनेल को मिला के এই তিনটাকে আমরা একসাথে মিলে বলতে পারি GERL, गर्ल सिस्टम। This is the common endomembrane system in plant as well as animal. So plant cell और animal cell में common जो system है that is GERL system. Vacuole plant cells के लिए actually applicable है, animals में उतना form नहीं होता। तो हमें first देखना है endoplasmic reticulum। ঠিক আছে?
So ER was discovered by Porter, discovered and named by Porter, as well as another scientist named Thomson. So दोनों ने अलग-अलग, मतलब they discovered it independently. तो पहले ER का नाम थोड़ा सा पोर्टर ने कुछ एक नाम दे दिया, थॉमसन ने अलग नाम दे दिया, बाद में देखा गया कि दोनों चीज एक ही है. Now ER is actually a membranous extension, sorry, membranous infold from plasma membrane. এর মানে কি, যেমন whatever we have seen in মেসোজোম, যেমন আমরা মেসোজোমে দেখেছিলাম যে মেসোজোমটা কি ছিল, প্লাজমা মেমব্রেনের ইনফোল্ড ভিতরের দিকে. তো মেসোজোম যেমন প্লাজমা মেমব্রেনের ইনফোল্ডিং ছিল, ER ও প্লাজমা মেমব্রেনের ইনফোল্ডিং. কিন্তু ER এর যে ইনফোল্ডিংটা, এই ইনফোল্ডিংটা অ্যাকচুয়ালি ভিতরের দিকে একদম পুরো ফোল্ড হয়ে এসে পড়ে. মেসোজোম ইজ পার্শিয়াল ফোল্ডিং, নট ফুল. দেখি কি হয়েছে. সে দিস ইজ এ সেল. In this cell, suppose this part of the membrane and that part of the membrane, দেখো এই জায়গাটা আর এই জায়গাটা, এই জায়গাটা যদি ভিতরের দিকে এরকম, if it is folded, যদি জায়গাটা if this region is, this membrane part is folded towards inner side, দেখো দুইটা জায়গা যদি ফোল্ড হয়ে যায় ভিতরের দিকে, এটা একটা টিউবের মতো ফোল্ড হবে, একটা একটা পুরো টিউব. ইট ইজ লাইক কোন একটা জায়গা, সেখানে একটা মেমব্রেন ছিল, সো দিস ইজ এ মেমব্রেন, এন্ড মেমব্রেনটা পুরোটা এমন ভাবে ভিতরের দিকে ফোল্ড হয়ে গেছে. So if it folds like this, then actually what is happening? A tube is coming out. This is a whole tube. তাহলে মেমব্রেনটা যদি এমন ভাবে ভিতর দিকে ফোল্ড করে, তাহলে একটা টিউবের মতো জায়গা আমার এখানে বেরিয়ে আসছে. এবার এটা যদি বাইরে এসে পড়ে, দ্যাট মিন্স টিউবটা আমার ভিতরে এসে পড়েছে. So a tube will come into the cytoplasm. So membrane, so এটা একটা membrane there is a folding, and after the folding there is a formation of a tubular structure, আর এই টিউবটা after formation comes into the cytoplasm. Now এটা যখন ভিতরের দিকে আসবে, এটা আসলে একটা টিউব, যখন ভিতরের দিকে আসবে, this is actually a tube. So tubes, so ER is a membranous infold from plasma membrane.
ER can be of three types. এটা টিউব ফর্মে থাকতে পারে, so we'll call it tubular. এটা যদি গোল একটা ব্যাগের, if it is like a spherical bag, then its name would be vesicular. But if one flat structure is stacked over another flat structure, that means suppose this is one flattened structure, এটার উপর আরেকটা flattened structure, so layer after layer, if there are some flat membranous structure, so suppose there are three different layers of membranous flattened structure, तब इसको हम लोग कहेंगे सिस्टर्न. Okay. So ER can be of three types. एक हो गया जस्ट ट्यूब की तरह, एक हो गया जस्ट वेसिकल की तरह, और हो सकता है ऐसे फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. Next point is ER is continuous with the outer membrane of nucleus. So ER is continuous with the outer membrane of nucleus. তার মানে কি নিউক্লিয়াসের কয়টা মেমব্রেন আছে? টু মেমব্রেন. তো নিউক্লিয়াসের মধ্যে দুটো মেমব্রেন থাকবে. সাপোজ দিস ইজ নিউক্লিয়াস. So there are double membrane in a nucleus. So this is outer न्यूक्लियस में कुछ पोर्स रहेंगे, that is nuclear pore, just nuclear pore complex. So this is outer, this is inner. Nuclear membrane. Now here you can see
आउटर मेम्ब्रेन जो है उसके साथ एक मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस रह सकते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूटी मेंटेन कर और एक मेम्ब्रेन है। So this is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is continuous with the outer membrane of nucleus. তাহলে নিউক্লিয়াসের বাইরের দিকের যে মেমব্রেনটা আছে এটা সাথেই চলতে থাকে, এটার সাথে কন্টিনিউয়াস থাকে ইয়ার এর মেমব্রেনটা। ইয়ার ইজ সো এক্সটেন্সিভ, এত বেশি থাকে এই মেমব্রেনাস স্ট্রাকচার গুলো। সো ইয়ার is so extensive so ear is so extensive that it divides cytoplasm of a cell into two parts. One is called luminal part, and that is called extraluminal part. তাহলে দেখো সাইটোপ্লাজমটাকে দুই ভাগে ভাগ করে দিচ্ছে। তো সেলের ভেতরে cytoplasm of the cell is divided into two parts. One part is called luminal, another part is called extraluminal. Luminal. আমি যদি এটা এখানে দেখি, তো এই জায়গাটার মধ্যে অনেকগুলো থাকলে কিছু বোঝা যাবে না। তুমি এই টিউব, তুমি যদি এই টিউবটার মধ্যে দেখো, এইখানে এইটা দিস ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য আউটসাইড, এটা বাইরের সাথে কন্টিনিউয়াস। এটাকে আমরা কি বলবো? লুমেনের বাইরে। দিস পার্ট ইজ extraluminal. So as it is outside the main tube, this is extraluminal part. আর যে জায়গাগুলো টিউবের ভিতরে আছে এটা তো আর বের হতে পারছে না, বা এই জায়গাটা, এই জায়গাটা, so this is luminal part. So when there are lot of endoplasmic reticulum, तो अगर बहुत ज्यादा ऐसे ब्रांच 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 रहेगा तो पूरा साइटोप्लाज्म में ये ठीक से माइक्रोस्कोप के नीचे भी ठीक से समझ में नहीं आता कि कौन सा पार्ट एक्चुअली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है और कौन सा पार्ट बाहर है। बाहर की तरफ तो इजीली समझ में आ रहा है, बट जितना अंदर की तरफ जाओगे इधर समझ नहीं आ रहा है ठीक से कि which part is inside the lumen and which part is outside the lumen. So ER divides cytoplasm into two part. एक पार्ट हो गया luminal, एक पार्ट हो गया extraluminal. The ER can be broadly classified into two types, RER and SER.
So rough and smooth. So rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. তো এটা দেখতে রাফ, so it appears rough under microscope due to the presence of ribosome. So you can say the surface appears rough under microscope due to the presence of ribosomes on it. So why ribosomes are attached? দেখো রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের যে মেমব্রেনটা, মেমব্রেন অফ RER contains এই প্রোটিন, এই মেমব্রেনটার মধ্যে একটা প্রোটিন থাকবে, প্রোটিন কল রাইবোফোরিন. So there is a there is a protein called riboforin that can attach to ribosome. That means এটা একটা sticky protein, এটার সাথে রাইবোসোম লেগে যেতে পারে, ঠিক আছে? So riboforin can attach to ribosomes. Riboforin is a membrane protein. किसके membrane में? RER के membrane में रहेगा. Now if I suppose this is a RER, so suppose this is a rough endoplasmic reticulum. On the membrane of rough endoplasmic reticulum, you will find some specialized proteins. तो जिधर भी ये सारा प्रोटीन रहेगा, oh sorry, so these are some proteins. These are not ribosome, these are proteins. ये प्रोटीन राइबोफोरिन. अब राइबोफोरिन प्रोटीन में अटैच होगा राइबोसोम. These are ribosomes. So ribosomes attaches to a membrane protein called riboforin.
Now it appears rough. রাইবোসোম synthesizes protein, তো রাইবোসোমের মধ্যে প্রোটিন সিনথেসিস হচ্ছে। সাপোজ দিস স্মল চেইনস, দিস আর প্রোটিনস। So ribosome synthesize proteins, and these proteins are released into the lumen of RER. তো RER এর ভেতরের জায়গাটা, so this part is called lumen. তো পাইপের ভেতরের, পাইপের মতো কিছু, ওর ভেতরের জায়গাটাকে আমরা লুমেন বলছি। Lumen is the interior portion of the ER, and when ribosome synthesizes some protein, these proteins are released into the lumen. Suppose now, so these are protein chains. Proteins are also called polypeptide. Fine. Now, proteins released into the lumen of RER are then modified and packaged to be sent towards Golgi. So जो भी प्रोटीन RER के अंदर फॉर्म हो रहा है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, पैकेज करके गोल्गी तक भेजा जाएगा। That means RER से भी, দেখো RER এর মধ্যে থেকেও, সাপোজ RER এর মধ্যে এখানে একটা প্রোটিন আছে, प्रोटीनটা এখানে এসে पड़ेছে, से one of the protein came here, अब उसके पास तो और कुछ रास्ता नहीं है जाने के लिए, so the protein that cannot go further, इस प्रोटीन को ये जो RER है, একদম আমি যদি এই জায়গাটায় ফোকাস করি, ठीक है, सपोज if I focus in this region, इसको अगर थोड़ा सा डिटेल्ड वे में देखेंगे, so in this region there is a protein structure, suppose this is a protein, ये प्रोटीन, so इसको जूम करके देख रहे हैं, मेम्ब्रेन और इधर प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या होगा, इसका एक पैकेजिंग होगा, मतलब धीरे धीरे इसमें मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट ऐसे बैग बनाकर प्रोटीन को लेकर
फिर एक छोटा सा वेसिकल बना देगा। दैट मीन्स ये पार्ट उसके प्रीवियस पैटर्न में चला जाएगा और ये जो छोटा सा वेसिकल है वो निकल जाएगा। ये कहाँ से निकल रहा है वेसिकल? ईआर से निकल रहा है। ईआर से एक वेसिकल निकल रहा है, एक मेम्ब्रेन का बैग निकल रहा है। We'll call this bag ER vesicle. ER वेसिकल के अंदर क्या है? प्रोटीन्स है। तो क्या समझ में आया कि ER के अंदर जब बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है, ER modifies and packages those protein and send it to Golgi body. তাহলে এই প্রত্যেকটা ভেসিকেল আস্তে আস্তে এবার যাবে কোথায়? গলগি বডি পর্যন্ত যাবে। तो प्रोटीन्स, so ER, राफ ER का फंक्शन will not directly write protein synthesis because protein synthesis तो राइबोसोम अकेला भी कर सकता है। Protein synthesis ribosome can do it alone, but when ribosomes are on RER, sorry, on ER, which makes it RER, that means they are synthesizing protein in bulk. তারা বলছে অনেক বেশি প্রোটিন সিনথেসিস করতে গেলে RER দরকার, অল্প অল্প প্রোটিন সিনথেসিস করতে গেলে ribosome alone is enough. So ribosome alone is enough for small protein synthesis, but for bulk synthesis of protein it requires RER. Then there is slight modification. You can call it glycosylation. तो फिर कुछ कुछ प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट को ऐड किया जाता है। सपोज दिस इज ए प्रोटीन, ये एक प्रोटीन चेन है, तो प्रोटीन ऐसे चेन फॉर्म में रहता है। इस प्रोटीन चेन के साथ ये कार्बोहाइड्रेट का चेन है। This green color part is carbohydrate chain, and this white color part is protein chain. एक प्रोटीन चेन के साथ कार्बोहाइड्रेट चेन को अगर अटैच कराना है, दिस अटैचमेंट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अटैच होने से क्या फॉर्म होगा? গ্লাইকোপ্রোটিন। তাহলে এখানে একটা গ্লাইকোপ্রোটিন ফর্ম হবে। This kind of simple modification, so this addition of carbohydrate to protein is called glycosylation of protein. So addition of carbohydrate to protein is called glycosylation. अब ग्लाइकोसाइलेशन थोड़ा सा होगा आरईआर में, मैक्सिमम होगा गोल्गी में, गोल्गी बॉडी में। तो ग्लाइकोप्रोटीन आरईआर में तो फॉर्म हो रहा है, बट सबसे ज्यादा फॉर्म होगा गोल्गी बॉडी में। Then we have SCR.
Now in case of a smooth ER, इसका सरफेस स्मूथ होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। और इसका फंक्शन बहुत बहुत अलग अलग फंक्शंस है। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। नाउ लिपिड जो भी है, लिपिड इज यूजुअली ट्राइग्लिसराइड बायोमोलिक्यूल्स में अगर देखेंगे तो एक ट्रू फैट इन बायोमोलिक्यूल चैप्टर विल सी व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड। Triglyceride is a lipid and it is stored in adipose tissue. तो एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड स्टोर होगा। एडिपोज टिश्यू मतलब फैट, तो जिस टिश्यू में फैट स्टोर होता है। Then there is synthesis of steroid. So you can say steroidal hormones. स्टेरॉइड भी लिपिड ही है। कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। All these hormones are synthesized in SCR. So testosterone, estrogen, progesterone, all these hormones are synthesized in SCR. It helps in conversion of fat soluble vitamins. फैट soluble vitamins क्या है? तो हम लोग जब कुछ भी लेते हैं, मतलब जो विटामिन सोर्स है, लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल फॉर विटामिन ए, उस सोर्स में विटामिन एक प्रिमिटिव फॉर्म में रहता है, एक उसको हम लोग कहते हैं इनएक्टिव फॉर्म। तो विटामिन उसके इनएक्टिव फॉर्म से इसको कन्वर्ट होना है एक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म को हम लोग कहते हैं प्रोविटामिन। प्रोविटामिन जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन से हमारे बॉडी में सिंथेसिस होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल इज विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम इज रेटिनॉल
इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बीटा कैरोटीन। सो ऐसे जो कन्वर्शन होंगे एक एक अलग अलग फैट सोल्यूबल विटामिन की, वो सब स्मूथ ईआर में होगा। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या क्या है? ए, डी, ई एंड के। तो ए, डी, ई एंड के, दीज आर द 4 फैट सोल्यूबल विटामिन। Now, smooth endoplasmic reticulum helps in detoxification of drugs and toxins. तो कोई भी मेडिसिन, एक मेडिसिन का इफेक्ट कुछ टाइम के लिए रहता है, उसके बाद मेडिसिन का इफेक्ट नहीं रहता। तो नॉर्मली कोई भी मेडिसिन, अगर मैं पैरासीटामोल का एक्शन देखूं, एक पैरासीटामोल का एक्शन मैक्सिमम 8 और मैक्सिमम 9 आवर्स तक रहेगा, या फिर उससे भी कम रहेगा। तो 8-9 आवर्स तक तो एक केमिकल बॉडी के अंदर गया, जाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में गया, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन से हर एक सेल तक गया। सेल के अंदर एससीआर में जाके, एससीआर क्या करेगा? कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो रहा है, मतलब जो एक्सटर्नली कुछ भी मॉलिक्यूल अगर है, तो एससीआर उस एक्सटर्नल मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा। तो ड्रग का जो इफेक्ट है वो कुछ देर बाद नहीं रहता है, मेनली ड्यू टू एससीआर। तो एससीआर में ऐसे कौन से एंजाइम है? तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑकर ड्यू टू और बाय एक एससीआर में एक एंजाइम है जिसका नाम है साइटोक्रोम P450। ये जो साइटोक्रोम P450 है, दिस इज ए ड्रग मेटाबोलाइजिंग तो ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए एक प्रोटीन रहता है, एक एंजाइम रहता है, दैट इज साइटोक्रोम P450। कौन नहीं चाहिए? अच्छा, दिस डिटॉक्सिफिकेशन ऑकर्स इन लिवर। तो लीवर सेल में भी बहुत सारा एससीआर रहेगा। नेक्स्ट वी हैव गोल्गी apparatus। So discovered by Italian scientist Camillo Golgi।
In the nervous tissue of owl, सो नर्व सेल में गोल्गी बहुत एक्सटेंसिव रहेगा, बहुत डेवलप्ड गोल्गी रहेगा। व्हाई नर्व सेल में, व्हाई देयर इज मोर एंड मोर গোলগি অ্যাপারেটাস ইন এ নিউরন? আজকের ফার্স্ট স্লাইডে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে এনিথিং, এনি সেল দ্যাট সিক্রিটস কন্টিনিউয়াসলি, নার্ভ কি কিছু সিক্রেট করে? কি সিক্রেট করে? এটা সিক্রেট করে neurotransmitter. So as one cell communicate, as a neuron communicate with another neuron with the help of neurotransmitter, so continuously it has to, the a cell have to secrete neurotransmitter. That means neuron should contain large or extensive Golgi body. That's why first time Golgi body was discovered in nervous tissue. So Golgi body basic structure মধ্যে there is a surface which is convex. So the convex face or the convex side of this Golgi apparatus and there should be a concave face or surface of Golgi body. The convex part is called cis face. And this concave surface is called transface. The Golgi apparatus is also composed of stacks of cisterna. এগুলো সবগুলো আসলে cisterna. আচ্ছা, আমরা যেটা দেখেছিলাম in the last slide that there is formation of
ER vesicles. ER vesicles are sent towards Golgi. Now in Golgi body, this Cs part faces towards ER. So the Cs face of a Golgi body faces toward ER and nucleus. तो ER और न्यूक्लियस की तरफ जो पार्ट हमेशा फेस करके रहेगा दैट इज सीस फेस। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इस साइड पर गोल्गी सॉरी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हमेशा कॉन्वेक्स जो पार्ट है उसी साइड पर होगा गोल्गी का। तो जिस भी डायरेक्शन में गोल्गी रहे, गोल्गी का जो कॉन्वेक्स पार्ट होगा उस साइड में न्यूक्लियस एंड ईआर रहेगा। एंड ट्रांसफेज faces away from nucleus and towards cell membrane। तो सेल मेम्ब्रेन की तरफ फेस करके रहेगा ट्रांसफेस। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की तरफ फेस करेगा ट्रांसफेस, ईआर एंड न्यूक्लियस की तरफ फेस करेगा सीस फेस। सीस फेस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस एज ईआर वेसिकल्स, ईआर से जो भी वेसिकल आ रहा है फ्यूजेस, तो ईआर वेसिकल्स फ्यूज विथ द सीस फेस and releases its content inside Golgi। তো গলগির ভিতরে ইয়ার থেকে যা আসছে সব এনে সিস ফেসে ছেড়ে দিচ্ছে। তো গলগির সিস ফেসে এনে ইয়ার থেকে ভেসিকেল এখানে রিলিজ করে দিচ্ছে। সাপোজ এটা একটা ভেসিকেল, এটা একটা ভেসিকেল, এগুলো সব ইয়ার থেকে আসছে। এদিকে এসে এসে গলগি বডির সাথে ফিউজ হয়ে যাচ্ছে। গলগি বডির সাথে ফিউজ হয়ে গেছে। So all the vesicles come and fuses with the cis phase of Golgi body। तो फ्यूज होने से क्या होगा? The content which is present inside those vesicle जो भी है it will be released in the Golgi body। So continuously membrane आ रहा है और ये वाला फेस कन्वेक्स वाला फेस और भी बड़ा हो रहा है। तो जितना मेम्ब्रेन आएगा उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। तो नया नया मेम्ब्रेन आके उधर बाइंड कर रहा है, ये वाला पार्ट और भी कार्व हो रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है मतलब और कार्व हो रहा है। That's why it is called forming phase। Because it is continuously
this is continuously forming due to the addition of vesicles. vesicles आ रहा है ER से, vesicles ऐड हो रहा है बार बार इसमें, तो ये और बड़ा हो रहा है। नाउ ट्रांसफेज से क्या होगा, वेसिकल्स निकल जाएगा। सपोज दिस इज ट्रांसफेज, जो कनकेव वाला फेस है, तो एक फेस से दूसरे फेस में गोल्गी का ही वेसिकल आएगा। तो ये गोल्गी बॉडी का जो एकदम ऊपर वाला फेस है, वहां से अगर छोटा छोटा वेसिकल निकल के नीचे की तरफ आएगा, उससे भी फिर नीचे की तरफ जाएगा। दैट मीन्स स्मॉल वेसिकल्स फ्रॉम गोल्गी वेसिकल्स आके फिर उसी का और एक नीचे वाले फेस में जाके अटैच होता है, फिर उससे जो वेसिकल निकलेगा उसके नीचे भी अगर कुछ फेस है उसमें जाके अटैच होगा। मतलब एक फेस दूसरे फेस में वेसिकल्स भेज रहा है, फिर नेक्स्ट वाला फेस नेक्स्ट तीसरे फेस में वेसिकल भेज रहा है। तो हमेशा वेसिकल ऐड हो रहा है, वेसिकल छूट रहा है उससे। এটা এমন একটা কমপ্লিকেটেড সিস্টেম যার থেকে প্রচুর এরকম গোল গোল কি বের হচ্ছে, ভেসিকেলস বের হচ্ছে। তো সব সাইডে ভেসিকেল ভরে থাকবে, তো গলগিটা এত স্মুথ এত ক্লিয়ার থাকবে না, ও সব দিকে শুধু ছোট 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 ভেসিকেলস থাকবে। तो कुछ वेसिकल फ्यूज हो रहा है, कुछ वेसिकल रिलीज हो रहा है। तो वेसिकल्स रिलीज फ्रॉम ट्रांस फेज, तो लास्ट एकदम जो कॉनकेव वाला फेस है, सरफेस है, वहां से जब वेसिकल रिलीज होगा, उसमें जो प्रोटीन होगा इट कंटेन्स मैच्योर प्रोटीन। ঠিক আছে, লাস্টের থেকে একদম লাস্ট ফেজটার থেকে যে ভেসিকেল গুলো বের হবে ওদের মধ্যে ম্যাচিওর প্রোটিন থাকবে। दैट मीन्स प्रथम फेज है, दैट मीन्स सीस फेज में जो भी प्रोटीन आया था वो मैच्योर नहीं था, इमेच्योर प्रोटीन्स था। वो ट्रांस फेज तक जाते जाते प्रोटीन सब मैच्योर हो गया, उसमें कुछ चेंजेस आया। ट्रांस फेज से जो भी वेसिकल निकलेगा, जो भी मेम्ब्रेन बाउंड बैग निकलेगा, वहां पर जो भी प्रोटीन रहेगा दोज प्रोटीन्स आर नाउ मैच्योर, और यू कैन से फंक्शनल प्रोटीन। कुछ डायरेक्ट फंक्शन दिखा सकता है सेल के अंदर। तो ट्रांस फेज से जो प्रोटीन निकल रहा है, दैट दोज प्रोटीन्स आर फंक्शनल, you can say mature protein. That's why trans phase is also called maturing phase. So like cis phase is called forming phase, trans phase is also called maturing phase. Now functions of Golgi body.
No, no. Proteins that are leaving Golgi body. No, no, no. নিউক্লিয়াসে ঢুকবে না। फर्स्ट स्लाइड। गोल्गी गोल्गी से जो भी प्रोटीन निकल रहा है उसका क्या हो सकता है? वो बाहर जा सकता है सेल से, सिक्रीशन, वो वैक्यूल में जा सकता है, वो लाइसोसोम में जा सकते हैं। तो functions of Golgi body, first you can say packaging. तो एक सेल में अलग अलग डेस्टिनेशन में जो भी प्रोटीन भेजना है, सपोज एक सेल का मेम्ब्रेन प्रोटीन ठीक से काम नहीं कर रहा, सपोज कुछ चैनल प्रोटीन या फिर पंप प्रोटीन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको चेंज करना है। तो गोल्गी तो प्रोटीन बनाएगा आरईआर, तो राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन बनेगा, बट बनने के बाद उस प्रोटीन को तो भेजना है जिस जिस साइट पे काम नहीं कर रहा है वो पाम प्रोटीन या फिर वो कैरियर प्रोटीन, तो उसको उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में भेजने के लिए उसको पैकेजिंग करना और उसको भेजना, दोनों काम गोल्गी बॉडी करेगा। तो गोल्गी बॉडी पैकेजिंग एंड we'll see it is also sending. फिर then we have seen that modification of protein, ये बाद में हम लोग देखेंगे। इसी को, इस प्रोसेस को ही कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जेनेटिक्स चैप्टर में क्लास 12 में आएगा, बट प्रोटीन का जो मॉडिफिकेशन होता है वो कहाँ पर होगा? गोल्गी बॉडी में। अब ये मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज डन बाय समथिंग कॉल्ड चैपेरोन्स। ये भी गोल्गी के अंदर है, चैपेरोन नाम के कुछ स्ट्रक्चर जो प्रोटीन को पकड़ के मॉडिफाई करते हैं, किस टाइप का प्रोटीन होगा। Now Golgi body controls मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक। तो सारे मॉलिक्यूल्स किस तरफ मूव करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन पे मूव करेगा, इसको हम लोग कह रहे ट्रैफिक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इनसाइड सेल। और साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में कौन सा मॉलिक्यूल कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, ये भी गोल्गी बॉडी कंट्रोल कर रहा है। That's why this is also Golgi body is also known as traffic controller. तो मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक कंट्रोलर ये गोल्गी बॉडी होगा।
तो कुछ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन में भेजने के लिए क्या हो सकता है कि एक एक सेल के अंदर अलग अलग टाइप का प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। एक प्रोटीन मेम्ब्रेन में चाहिए, एक प्रोटीन सिक्रीट होना चाहिए, एक प्रोटीन लाइसोसोम में एंजाइम बनना चाहिए। तो एक एक प्रोटीन का एक एक अलग अलग फंक्शन हो सकता है। गोल्गी बॉडी हैज टू आइडेंटिफाई कि कौन से प्रोटीन को किधर भेजना है। दिस इज सॉर्टिंग। वो सॉर्ट कर रहा है कि ओके दिस प्रोटीन शुड गो देयर, दैट प्रोटीन शुड गो देयर। So the sorting of proteins before sending it to a specific destination, it occurs inside Golgi apparatus. So Golgi body is ultimately responsible for new membrane synthesis. तो सपोज एक सेल में एक मेम्ब्रेन का पार्ट इंज्योर हो गया, डैमेज हो गया, तो सेल का मेम्ब्रेन इंज्योर हो गया, तो सेल विल ट्राई टू रिप्लेस दैट पार्ट। So it is responsible for the synthesis of new membrane. This is called membrane biogenesis. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है। আরেকটা যেটা আমরা দেখেছিলাম গ্লাইকোসাইলেশন। In NCERT you will find the straight line that glycoprotein and glycolipid are synthesized, or Golgi body is the important site of glycoprotein and glycolipid synthesis. So glycoprotein तो पता है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड मतलब लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को फैट के साथ अटैच कराना, वो भी इसमें गोल्गी बॉडी में। प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच कराना ईआर में तो हो ही रहा था, ये गोल्गी बॉडी में भी होगा। सो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन occurs inside Golgi apparatus. Synthesis of cell wall. अच्छा, Golgi body of plant cell is called, প্ল্যান্টের Golgi body কে কি বলবো? এটাকে হ্যাঁ কি ডিকটিওজোম, এটাই বলছি, ঠিক আছে। ডিকটিওজোম এটা কি করে, কি কাজ করে প্ল্যান্টে? প্ল্যান্টের মধ্যে এটার মেইন কাজ কি? সেল ওয়াল ফরমেশন, সেল ওয়াল ফরমেশন। So dictosome is responsible for cell wall formation. So plant cell wall formation is also a function of Golgi apparatus. Then we have lysosome, এটা Golgi থেকে directly form হয়।
So formation of lysosome, it is also a function of Golgi body only. Golgi body কাজ এটা. But lysosome was first discovered by Christian D. Dubé.